हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंद्रयान 3 और राम मंदिर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उनका एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल तथा अन्य सभी एमटीएस के एग्जामों में पूछा जाने वाला चंद्रयान 3 और राम मंदिर से संबंधित वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ामों में अक्सर आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का एक वीडियो बनाया हूं जिसको लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। हमारा पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 एक चंद्रमा पर जाने वाला एक मिशन था। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना था। मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां एक रोवर को भेजना था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना था। चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य था? जो रोवर गया था, रोवर का क्या उद्देश्य था? चंद्रयान 3 का कार्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना। और उस रोवर का क्या उद्देश्य था? उस रोवर का उद्देश्य था चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना कि चंद्रमा का संरचना कैसा है, वहाँ पानी की मात्रा है कि नहीं, वहाँ कौन कौन से तत्व हैं, उन सभी को समझकर उससे सभी जानकारी को कलेक्ट करके इसरो के पास भेजना। चंद्रयान 3 का उद्देश्य था एक रोवर को ले जाना, रोवर को चंद्रमा के साउथ पोल पे रखना, और उस रोवर का काम था वहाँ की सभी जानकारियों को इसरो के पास भेजना। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एलवीएम थर्ड M4। चंद्रयान 3 को एलवीएम थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इससे संबंधित चंद्रयान क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस सभी एक एक एग्ज़ामों में एक एक प्रश्नों के साथ साथ कई ऐसे प्रश्नों के जवाब आपको देते जाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। हमारा वीडियो आप काफ़ी अच्छे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप एक बार हमारा वीडियो अच्छे ध्यान से देख लेंगे तो चंद्रयान 3 और सभी ऐसे चंद्रयान 3 के जो प्रश्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सभी प्रश्नों का संग्रह आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकते हैं, वो सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चंद्रयान 3 को एलवीएम थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसको पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। आपको समझ में आया? चंद्रयान 3 को एलवीएम 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसको पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। मतलब चंद्रयान 3 जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो रॉकेट था एलवीएम 3 M4। इस रॉकेट को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस रॉकेट को पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। अब हम आपको बताएंगे एलवीएम का पूरा नाम क्या है। जो हम एलवीएम पढ़ रहे हैं, इस एलवीएम का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, जिस रॉकेट से हमारा चंद्रयान 3 ऊपर गया था। एलवीएम का पूरा नाम क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क। और जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? जीएसएलवी का नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। ये तो मार्क थर्ड का मतलब होता है एम। जीएसएलवी का पूरा नाम कभी कभी एग्जामों में ये भी पूछ लेता है कि जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएलवी का नाम आप एकदम क्लियर याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही जीएसएलवी का पूरा नाम होता है। एक और होता है जीएसएलवी, एक होता है पीएसएलवी। तो पीएसएलवी का जो होता है, इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, मतलब ये ध्रुवीय होता है। और ये होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम एलवीएम का भी कभी कभी एग्जाम में एलवीएम का भी पूरा नाम पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा, एलवीएम का पूरा नाम पूछ देगा कि जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 गया था, एलवीएम
थर्ड M4 उसमें LVM का पूरा नाम क्या है? तो LVM का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह SSC MTS का प्रश्न है। SSC MTS में काफ़ी बार ये पूछा जा सकता है, अब पूछा गया है। मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो मिशन चंद्रयान 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। मिशन चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। मिशन चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस पोल पर लैंड किया था? जो हमारा मिशन चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के किस पोल पे लैंड किया था? तो हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रयान 3 दुनिया का सबसे पहला और इकलौता चंद्रयान है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस पोल पर लैंड किया था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जामों की दृष्टि से प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बंद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यह है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। चंद्रमा की ध्यान रखना, यह भी पूछ सकता है एग्जाम में कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चंद्रयान भेजने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप याद रखना, चंद्रमा की सतह पर पहुँचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। परंतु चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। अगर पूछता है कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है, तो भारत दुनिया का चौथा देश है। अगर पूछता है चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है, यानी पहला देश है जो साउथ पोल पे अपना मिशन पहुंचाया है। इसके बाद बी है, चंद्रमा की सतह को छूने वाला दुनिया के केवल 4 देश हैं। अभी तक चंद्रमा की सतह को छूने वाले मतलब अपने चंद्रयान मिशन को भेजने वाले, चाँद पे अपना मिशन भेजने वाले दुनिया में केवल 4 ही देश हैं। उसमें पहला देश है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत। चौथे नंबर पे भारत आता है। भारत चंद्रमा पे अपना मिशन भेजने वाला चौथे नंबर का देश है और चंद्रमा पे साउथ पोल पे मतलब दक्षिणी ध्रुव पे भेजने वाला पहला देश है। बाकी रूस, अमेरिका, चीन ये सभी दक्षिणी ध्रुव पे न भेज के अपना उत्तरी ध्रुव पे भेजे हैं, जबकि भारत दक्षिणी ध्रुव पे भेजने वाला अपना पहला देश है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह CHSL और CGL की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? जो चंद्रयान 3 को ले गया था रॉकेट इंजन, उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसमें सी और ई का पूरा नाम क्या है? सी और ई का पूरा नाम है क्रायोजेनिक इंजन। यह पूछ सकता है एग्जाम में। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन था। CE का पूरा नाम आपको बताया मैं अभी, क्रायोजेनिक इंजन है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह CGL और CHSL में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस समय चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस समय इसरो का अध्यक्ष कौन था? तो यह तो बहुत सिंपल सा सवाल है। जिस समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो का अध्यक्ष S सोमनाथन थे और जिस समय चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय इसरो का अध्यक्ष K सिवन थे। याद रखना, जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 के लॉन्च करते समय इसरो का अध्यक्ष K सिवन थे। उस समय इसरो का हेड जो थे वो K सिवन थे और जिस समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो का हेड S सोमनाथन थे। S सोमनाथन की अध्यक्षता में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो का पहला अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसरो के पहले हेड विक्रम साराभाई हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इसरो ने चंद्रयान-3 के कौन से मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे? इसरो ने चंद्रयान-3 के कौन से मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे कि चंद्रयान-3 क्या करेगा? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता को प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना। तो इसमें सभी प्रश्न सही लग रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 के जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उसमें ए भी सही लग रहा है। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंड करना, ये भी उसका उद्देश्य था। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना, ये भी सही था। वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना, ये भी सही था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन चंद्रयान-3 भारत के चंद्रमा मिशन का कौन सा मिशन था? क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको समझिएगा, नहीं तो आप सही प्रश्न का गलत जवाब दे के चले आएंगे। मिशन चंद्रयान-3 भारत के चंद्रमा मिशन का कौन सा मिशन था? तो यह तीसरा मिशन था। मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्र मिशन का तीसरा मिशन था। क्वेश्चन नंबर 9 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ध्यान देना, चंद्रयान फर्स्ट अगर पूछता है कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और अगर पूछता है चंद्रयान 2 के लॉन्च करते समय उसका इसरो का हेड कौन था, तो उस समय हेड थे के सिवन। और चंद्रयान 3 को लॉन्च करते वक्त इसरो का हेड कौन था, तो एस सोमनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं था? क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं था? तो चंद्रयान 3 में पहला है ए लैंडर, दूसरा बी रोवर, तीसरा ऑर्बिटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर में क्या नहीं था? जबकि चंद्रयान 2 में लैंडर भी था, रोवर भी था और ऑर्बिटर भी था। लेकिन चंद्रयान 3 में कौन सा ऐसा चीज़ नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑर्बिटर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही कार्य कर रहा था। जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसका ऑर्बिटर काम कर रहा था, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं लगाया। ऑर्बिटर की जगह पे एक प्रोपल्सन मॉड्यूल को लगाए थे। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो चंद्रयान 3 को उसको वहाँ तक पहुँचाया था, चाँद तक पहुँचाने का कार्य किया था। अब चंद्रयान क्वेश्चन नंबर 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप इस महत्वपूर्ण बिंदु को सबसे अच्छी दृष्टि से देखना, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदुएं जो हमारी हैं यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी से एग्जामों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु में पहला प्रश्न हमारा क्या है? चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में क्या था? याद रखना, लैंडर था, इसके बाद रोवर था और ऑर्बिटर था। जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। ऑर्बिटर की जगह पे क्या प्रयोग किए थे? प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किए थे। इसके बाद चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही कक्षा में मौजूद था। क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही कक्षा में मौजूद था और ज़रूरत पड़ने पर चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क कर लिया जाता था। मतलब चंद्रयान 2 जो भेजा गया था उसका जो ऑर्बिटर था वही कक्षा में मौजूद था, इसलिए चंद्रयान 3 जो भेजा गया तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। जब ऑर्बिटर की ज़रूरत पड़ती थी चंद्रयान 3 के लिए, तो जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वही चंद्रयान 3 से कनेक्ट कर दिया जाता था। चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर का कार्य करता था। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था। और तीसरा है हमारा, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह पर स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी को आप अपने दृष्टि में काफ़ी अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी घुमा फिरा के पूछते हैं और आप उसका जवाब देने में कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत जवाब दे करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल थे?
तो पूछ रहा है चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल थे। तो चंद्रयान 3 में क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा भी 3 मॉड्यूल थे। कौन कौन से थे? पहला पहला क्या था? पहला था लैंडर और रोवर। पहला था लैंडर, दूसरा था रोवर और तीसरा था प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल थे? चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे। पहला था लैंडर, दूसरा था रोवर और तीसरा था प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब हम इनमें से एक एक की क्या क्या कार्य है सबको बताएंगे। इनमें से किस कार्य का क्या उद्देश्य है ये भी बताएंगे। देखिए हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्वेश्चन नंबर 11 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछा। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे। इसमें पहला मॉड्यूल था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल और तीसरा था रोवर मॉड्यूल। तो इनमें से एक एक का कार्य हम बताने वाले हैं कि किस मॉड्यूल का क्या कार्य था। देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान का पहला हिस्सा था। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो था ये चंद्रयान का पहला हिस्सा था। इसका कार्य किसी वस्तु को गति करने के लिए बल उत्पन्न करना था या उड़ान भरने की ताकत देना था। मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल का कार्य क्या था? किसी वस्तु को प्रणोदन के आधार पे उनमें फोर्स उत्पन्न करना, उनमें बल उत्पन्न करना जिससे कि वह उसमें गति उत्पन्न हो सके, जिससे उसमें उड़ान भरने की ताकत भर सके। मतलब आप इस तरीके सिंपल भाषा में समझिए, जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पे गया था उसको ले जाने में जो गति उत्पन्न हुई थी वो गति किससे उत्पन्न हुई थी? वो प्रोपल्सन मॉड्यूल के आधार पे उत्पन्न किया गया था। वो प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए वो गति प्रदान किया गया था चंद्रयान 3 को, ताकि चाँद तक वह पहुंच सके। चाँद तक पहुंचाने की उसमें जो गति देने की प्रक्रिया थी वह प्रोपल्सन मॉड्यूल का ही था। और एक था दूसरा था लैंडर मॉड्यूल। तो लैंडर मॉड्यूल का क्या कार्य था? चंद्रयान 3 का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। लैंडर मॉड्यूल जो था वह चंद्रयान 3 का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। इसका मुख्य कार्य चंद्रमा की सतह पर आसानी से लैंड करना था। जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 का दूसरा मॉड्यूल था लैंडर मॉड्यूल, उसका केवल एक ही कार्य था। जब चंद्रयान पूरा जो मिशन है, जब मिशन चाँद पे पहुंच गया तो उस चाँद की सतह पे आसानी से लैंड करना, इसका कार्य किसका था? यह लैंडर का काम था। जो इसमें लैंडर लगा हुआ था, लैंडर का कार्य था कि जब चंद्रमा पे पहुंच गया मिशन तो उस मिशन को आसानी से लैंड कराया ताकि वह आसानी से पहुंच सके। क्योंकि जो चंद्रयान 2 गया था वह आसानी से लैंड न करने की वजह से, टेक्निकल इशू होने की वजह से वह गड़बड़ हो गया था। इसलिए लैंडर जो चंद्रयान 3 का था वह काफ़ी एग्रेसिव था, काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी का, हाई टेक्नोलॉजी का बनाया गया था ताकि यह आसानी से अपनी सतह को पकड़ सके। कहाँ खुरदरा है, कहाँ अच्छा जगह है, इसको तय करके आसानी से चाँद की सतह पे उतर सके। तो चंद्रयान मिशन को चाँद की सतह पे लैंड कराने का कार्य किसका था? लैंडर का था। और उसको चंद्रमा की सतह पे ले जाने का कार्य किसका था? यह प्रोपल्सन मॉड्यूल का था। और एक अंत का है रोवर। अब देखिए रोवर का क्या कार्य था? चंद्रयान 3 का यह तीसरा सबसे अहम भाग था। इसका मुख्य कार्य लैंडर के लैंड कर जाने के बाद चाँद की सतह पर घूमना तथा घूमकर वहाँ की जानकारी को पृथ्वी पर इसरो के पास भेजना। अब देखिए रोवर का काम क्या था? चंद्रमा की जब प्रोपल्सन मॉड्यूल पूरे मिशन को लेकर के चाँद पे पहुंचा तो लैंडर ने उसको लैंड कराया। अब रोवर का काम क्या था? रोवर लैंडर के अंदर से निकल के बाहर गया और बाहर जा कर के वह चाँद की सतह पे चारों तरफ घूमा। घूमने के बाद वहाँ के वायुमंडल को ऑब्जर्व किया, वहाँ के सभी तत्वों को ऑब्जर्व किया, वहाँ देखा कौन कौन से धातु, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, वहाँ पानी की मात्रा है कि नहीं, सबको ऑब्जर्व किया, सबको जाना, सभी जानकारी को कलेक्ट किया। और जानकारी को कलेक्ट करके वह पृथ्वी पे मतलब इसरो के पास भेजा। तो इसरो के अध्यक्ष जो सोमनाथन थे उनके पास इस जानकारी को भेजा। तो चाँद की सतह पे जाकर वहाँ की जानकारी को कलेक्ट करके इसरो के पास भेजने का कार्य कौन किया था? यह कार्य किया था रोवर ने। और चाँद की सतह पे मिशन को लैंड कराने का कार्य कौन किया था? तो यह कार्य किया था लैंडर ने। और चाँद की सतह पे पूरे मिशन को ले जाने का कार्य कौन किया था? तो यह कार्य किया था प्रोपल्सन मॉड्यूल ने। आपको हमारे बताने की तरीका से अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम
विक्रम था। एक्चुअली 2019 में मिशन चंद्रयान 2 भेजा गया था, उसके भी लैंडर का नाम विक्रम ही था। ये एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। तो जो लैंडर का नाम था वह विक्रम था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था। तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान था। यह चंद्रयान 2 के रोवर का भी नाम प्रज्ञान ही था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रयान 3 के सफल लैंड के बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया। इस प्रश्न को आप आसानी से पहले समझिएगा। चंद्रयान 3 के सफल लैंड के बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला। चंद्रयान 3 को सफल लैंड के बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश और चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश है। तो हमारा जो चंद्रयान 3 से संबंधित सभी प्रश्न था समाप्त हुआ। अब हम राम मंदिर से संबंधित वह सभी प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक बार वीडियो बनाया हूँ, जो एसएससी एमटीएस सीजीएल और सीएचएसएल तथा यूपी पुलिस के लिए सबसे खास जानकारी है। राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो राम मंदिर का निर्माण क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नागर शैली। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर प्रश्न संख्या 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप उस प्रश्न से अवगत हो जाइए। जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ छिपी रहती हैं। पूरे उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली में बनाया जाता है। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत की जो मंदिरें बनती हैं वह नागर शैली में बनाई जाती हैं। इस शैली का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक नागर शैली में मंदिर बनाया जाता है। मतलब हमारे कहने का अर्थ ये समझिए, पूरे उत्तर भारत में जो उत्तर भारत के मंदिर बनाए जाते हैं वे नागर शैली में बनाए जाते हैं। और ये नागर शैली का जो परंपरा है ये हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक है। हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक जो मंदिरें बनाई जाती हैं वे उत्तर भारत की मंदिरें मानी जाती हैं, और वे अधिकांशतः वे पूरी तरह से नागर शैली में बनाई जाती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाया जाता है। जो दक्षिण भारत की मंदिरें बनती हैं वे द्रविड़ शैली में बनाई जाती हैं। और इसके बाद जो मध्य भारत में मंदिर बनता है, मध्य भारत में बेसर शैली में मंदिरों बनाने के प्रचलन है। बेसर शैली में मंदिर आधा नागर शैली और आधा द्रविड़ शैली में मिश्रित होता है। जो मध्य भारत में मंदिर बनाए जाते हैं वे बेसर शैली में बनाए जाते हैं, और जो बेसर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं वे आधा नागर शैली में होते हैं और आधा द्रविड़ शैली में होते हैं। उसमें वह नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होते हैं। इससे यह भी प्रश्न एक तैयार होता है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनाई जाती है। तो वो शैली बनाई जाती है बेसर शैली। मध्य भारत में जितने भी मंदिरें बनाई जाती हैं वो कौन सी शैली की होती हैं, वो बेसर शैली की होती हैं। और जो उत्तर भारत में बनाई जाती हैं मंदिरें वे नागर शैली की होती हैं। और जो दक्षिण भारत की मंदिर बनती हैं कौन सी शैली में बनाई जाती हैं, वो द्रविड़ शैली में बनाई जाती हैं। इस बात को आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दे लेना, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान राम के बालपन की मूर्ति किसने बनाई थी। मूर्ति के वास्तुकार कौन थे। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान राम के बालपन की मूर्ति किसने बनाई थी, इसके वास्तुकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। अरुण योगीराज वह व्यक्ति हैं जो राम मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान श्री राम की 51 इंच की उनके बालपन के 5 साल के बालपन की जो मूर्ति रखी गई है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया, इस मूर्ति को किसने बनाया था। तो इस मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया था। अब जो भगवान राम का बालपन की मूर्ति रखी गई है जिसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जान लो। यह 51 इंच की लंबाई है। इस मूर्ति की पूरी लंबाई 51 इंच है, और इस मूर्ति का दर्शन लोग 35 फीट दूर से करेंगे। इस मूर्ति का दर्शन लोग 35 फीट दूर से करेंगे, और यह 200 किलो वजन का बनाया गया मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम मंदिर से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 ही है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? वो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रश्न था वो राम मूर्ति के वास्तुकार पूछ रहा था। भगवान राम की जो मूर्ति बनाए थे उनका वास्तुकार कौन था? भगवान राम की मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो अरुण योगी थे। अब भगवान राम का मंदिर जो बनाए हैं उनके वास्तुकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रकांत सोमपुरा। भगवान राम का जो मंदिर बनाने वाले हैं, मंदिर के आर्किटेक्चर जो है, मंदिर के वास्तुकार जो हैं वे चंद्रकांत सोमपुरा हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया? क्वेश्चन नंबर 4, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो राम मंदिर का निर्माण क्वेश्चन नंबर ए है एल एंड टी लार्सन एंड टुब्रो, बी है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सी है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी ने किया है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, L&T लार्सन एंड टुब्रो, न कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं किया है, NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी नहीं किया है। राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी ने किया है। तो हमारा वह सभी प्रश्न जो राम मंदिर और चंद्रयान 3 से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जो एग्ज़ामों में काफ़ी आने की संभावना के लायक थे, उन सभी प्रश्नों का वीडियो हमने बनाया। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास भेजें, ताकि आने वाला हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप अपने तैयारी को अच्छे से बेहतर से बना सकें।